Hello students, today we will discuss सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण को डिस्कस करेंगे। देखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण का अर्थ अगर साधारण भाषा में कहें तो इसका आशय मूल केंद्र बिंदु के पास सीमित होने से होता है। मतलब जब किसी संस्था में अधिकारों का आरक्षण केंद्र बिंदु पर रखा जाता है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इस स्थिति में कार्य संबंधी अधिकांश डिसीजन उन लोगों के द्वारा नहीं लिए जाते जो कार्य कर रहे हैं, बल्कि उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं जो उन कार्यों से अलग हैं। लुइस ए एलन के अकॉर्डिंग किसी संगठन के केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार के रिजर्वेशन को ही सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हैनीफोल्ड डिफाइन करते हैं, एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल इज सेंट्रलाइजेशन। मतलब वह प्रत्येक कार्य जिसमें अधीनस्थों की भूमिका के महत्व में कमी आती है वही केंद्रीकरण कहलाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्रीकरण वह प्रवृत्ति है जिसमें संस्था के कार्य संचालन संबंधी सभी अधिकार केवल अधिकारियों के पास होते हैं, और ये टेंडेंसी केवल ऐसे संस्थानों में अपनाई जाती है जहां अधिक गोपनीयता की जरूरत होती है। केंद्रीकरण में निर्णय लेने का अधिकार उच्च अधिकारियों के पास रहता है। इसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाता। संगठन में निर्णय में अधीनस्थों की भूमिका लगभग समाप्त हो जाती है। अधीनस्थ केवल उच्च प्रबंधों द्वारा लिए गए डिसीजन को ही फॉलो करते हैं। कार्यस्थल और निर्णय स्थल होता है उसमें काफ़ी दूरी होती है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो देखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन परिवर्तन का ही एक विकसित रूप है। इसमें क्या होता है, जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का प्रत्यावर्तन किया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रकार से प्रेरणा और उत्तरदायित्व का वितरण है। इसके अंतर्गत निम्नतर स्तरों को समस्त अधिकार व्यवस्थित रूप से प्रोवाइड कराए जाते हैं। विकेंद्रीकरण की अगर परिभाषा देखें हैनीफेल के अकॉर्डिंग, तो हैनीफेल कहते हैं, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट रोल्स इज डिसेंट्रलाइजेशन। अधीनस्थ कर्मचारियों की भूमिका के महत्व में वृद्धि करने के लिए उठाए गए सभी कदम विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। कीथ डेविस कहते हैं कि संगठन की छोटी से छोटी इकाई जहाँ तक व्यवहारिक हो, अधिकार एवं दायित्व का वितरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक सिस्टमेटिक विधि है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न स्तर के अधीनस्थों को दायित्व के रूप में या दायित्व के अनुरूप अधिकार सौंपे जाते हैं। इसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। ये अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। ये संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। ये अधीनस्थों को परिणाम प्रदर्शित करने का अवसर देता है। ये प्रबंध में निम्नतर स्तर तक अधिकारों के प्रत्यायोजन का व्यवस्थित प्रयास है। इसमें उत्तरदायित्व के अनुपातों में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है और ये प्रबंध की एक तकनीक एवं दर्शन है। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंट है। तो अगर एकीकरण के आधार पर देखें तो केंद्रीकरण के अंतर्गत जो एकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, और जो विकेंद्रीकरण की बात करें तो एकीकरण को हस्तांतरित करता है। प्रेरणा एवं मनोबल के सुधार के आधार पर देखें तो केंद्रीकरण में कर्मचारी केवल अपने आप को एक मशीन का पार्ट समझता है, तो उसमें मनोबल की कमी पाई जाती है क्योंकि वहाँ से वो कहीं किसी प्रकार से मोटिवेट नहीं होता। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें कर्मचारियों को विशेष प्रेरणा मिलती है। क्रियाओं की एकरूपता के आधार पर देखें तो केंद्रीकरण में क्रियाओं की एकरूपता बनी रहती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण में क्रियाओं के में एकरूपता का अभाव रहता है। उच्च अधिकारियों के भार का आधार की बात करें तो केंद्रीकरण के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के ऊपर अधिक उत्तरदायित्व होता है जिससे उन पर वर्क का लोड बढ़ जाता है। जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें उत्तरदायित्व को विभाजन कर देते हैं जिससे उनके भार में कमी आती है। निर्णय लेने के अधिकार के आधार पर देखें तो केंद्रीकरण में जो निर्णय लिया जाता है वो उच्च अधिकारी द्वारा लिया जाता है, और जबकि विकेंद्रीकरण की बात करें तो इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो निम्न स्तरीय अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। शासन व्यवस्था के आधार पर देखें तो केंद्रीकरण में पूर्णतः निरंकुश शासन व्यवस्था होती है, जबकि विकेंद्रीकरण में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होती है।
केंद्रीकरण में सभी अधिकार उच्च अधिकारियों के पास रहते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में बात करें तो सभी अधिकार मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय अधिकारियों के पास रहते हैं। केंद्रीकरण की बात करें तो ये छोटे व्यवसाय के लिए उपयोगी होता है, और जबकि विकेंद्रीकरण की बात करें तो ये बड़े टाइप के जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीकरण के क्या कारण हैं, रीजन्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो देखिए इसके मुख्य कारक समझते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व नेतृत्व के लिए केंद्रीकरण जरूरी होता है, क्रियाओं में एकीकरण के लिए, कार्यों में एकरूपता के लिए, संकट का सामना करने के लिए एकरूपता की व्यवस्था। ऐसे व्यावसायिक उपक्रम जहां उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है उसकी सफलता व्यक्तिगत नेतृत्व की कुशलता पर डिपेंड करती है। इसलिए इसी व्यक्तिगत नेतृत्व के समुचित प्रभाव को संस्था के हित में प्रस्तुत करने का अधिकार और दायित्व का केंद्रीकरण जरूरी होता है। संस्था के कार्य को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए क्रियाओं में एकता और समन्वय बहुत आवश्यक है, इसलिए ये जो है केंद्रीकरण के द्वारा ही संभव है। ऐसी संस्थाएं जहां सभी विभाग, जहां पे उत्पादन, विक्रय, वित्त, श्रम, तो इनमें एक सी नीति अपनानी जरूरी हो, तो इसके लिए इस नीतियों से संबंधित सभी निर्णय एक ही बिंदु पर लिए जाएं। इसलिए ऐसी संस्थाओं में केंद्रीकरण आवश्यक होता है। अगर व्यावसायिक संस्था में किसी समय कोई संकट उत्पन्न हो जाए, जैसे वित्त की कठिनाई आ जाए या श्रम आंदोलन हो, तो ऐसी स्थिति से सामना करने के लिए अधिकार का केंद्रीकरण लाभप्रद होता है। संस्था में किए जाने वाले कार्य को संस्था के उद्देश्य की ओर प्रेरित करने के लिए केंद्रीकृत आदेश प्राप्ति और निर्देशन आवश्यक होता है। केंद्रीकृत संस्था में अधिकांश विशेषज्ञ प्रबंधकों के अत्यंत निकट होते हैं। इससे प्रबंधक को निर्णय लेने में इनडायरेक्टली सहयोग मिलता है। इस व्यवस्था में अधिकारों का भारण पर नहीं होता, मतलब अधिकार आगे नहीं सौंपे जाते हैं, जिसके कारण मुख्य प्रबंधक को अपने अधीनस्थ प्रबंधकों के लिए विस्तृत नियंत्रण विधि नहीं अपनानी पड़ती। अब हम बात करते हैं रीजन्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के क्या कारण है। तो देखिए, जब भी किसी संस्था में कार्य का जो स्वरूप काफ़ी बड़ा हो जाता है और एक व्यक्ति कुशलता से उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो वह डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाता है। किसी भी उपकरण में डिसेंट्रलाइजेशन को होने करने के कुछ कारण हैं, जैसे उच्च प्रबंध के कार्यभार को कम करने के लिए, विविधीकरण की सुविधा के लिए, व्यवसाय के विस्तार के लिए, प्रबंध की गुणों के विकास के लिए या प्रेरणा का विकास के लिए। विकेंद्रीकरण में कार्य का समस्त भार अधिकारियों पर पड़ता है, जो उच्च अधिकारी होते हैं, जिससे उनकी कार्यशक्ति और निर्णय क्षमता में कमी आ जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य केवल नीति निर्धारण, योजना निर्माण का रह जाता है और कार्य का वास्तविक भार अधीनस्थों पर पड़ता है, जिससे उच्च प्रबंध की निर्णय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। विकेंद्रीकरण से विभिन्न उत्पादकों और उत्पत्तियों का विविधीकरण संभव हो जाता है, जिससे तकनीकी एवं प्रबंधीय क्षमता का प्रभावशाली उपयोग किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण व्यवसाय के न केवल भौगोलिक विस्तार को संभव बनाता है, बल्कि उत्पादों में वृद्धि और बाजार के विस्तार को तेज करता है। इसलिए व्यवसाय के संतुलित पूर्ण विकास के लिए विकेंद्रीकरण न केवल आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य भी है। विकेंद्रीकरण हर स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों में विकास और मनोबल को बढ़ाता है, जिससे उनकी प्रबंध की दक्षता और योग्यता बढ़ जाती है। विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारियों को ये अवसर प्राप्त होता है कि वह अपने अधीनस्थों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सके और उन्हें आवश्यक निर्देश एवं सलाह दे सके और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, जिससे उनमें प्रेरणा का विकास होता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीकरण के क्या लाभ हैं। तो देखिए, केंद्रीकरण जो होता है व्यक्तिगत नेतृत्व को सुविधाजनक बनाता है। अगर संस्था का आकार छोटा है तो उसमें व्यक्तिगत नेतृत्व का विशेष महत्व होता है, क्योंकि काफ़ी सीमा तक उस उपक्रम की सफलता प्रबंधक या स्वामी के व्यक्तिगत नेतृत्व पर डिपेंड करती है। विलियम आर बैसेट के अनुसार कि एकाकी व्यक्ति नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि वह प्रत्येक कार्य की व्यवस्था कर सके। केंद्रीकरण व्यवस्था में अधीनस्थों की भूमिका कम होने के कारण उच्च अधिकारी स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात उनकी अधीनस्थों पर कोई निर्भरता नहीं रहती। केंद्रीकरण के अंतर्गत समस्त अधिकार एवं क्रियाओं पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है, इसलिए क्रियाओं में एकरूपता बनी रहती है। व्यवसाय में कई बार ऐसा ही मौका आता है कि निर्णय तुरंत लेना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में जब सब अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है तो वह तुरंत डिसीजन ले सकता है। केंद्रीकरण में समस्त डिसीजन उच्च अधिकारी जो होते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा ली जाते हैं, इसलिए प्रबंधक को ये पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इस प्रकार वह सारी स्थिति पर अपना नियंत्रण रख सकता है।
इसमें सभी नीतियाँ एक स्तर पर निश्चित होती हैं, फलस्वरूप भिन्न भिन्न विभागों की नीतियों में समानता बनी रहती है और इन विभागों के कार्यों में केंद्रीय समन्वय बना रहता है। इन लाभों के अलावा केंद्रीकरण से कार्य का दोहरापन से मुक्ति, लागत में कमी, सूचना प्रवाह में सुविधा और आपात स्थिति का सामना करने में भी काफ़ी सुविधा रहती है। अब बात करते हैं विकेंद्रीकरण के लाभ। तो देखिए, विकेंद्रीकरण से उच्च अधिकारी अपने कार्य को अन्य व्यक्तियों को सौंप देते हैं, जिससे उनके कार्य में कमी आ जाती है। इससे व्यवसाय को उनकी सेवाओं का अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि वह नीति संबंधी कार्यों में अधिक समय दे पाते हैं। विकेंद्रीकरण से युवा अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का सुअवसर प्राप्त होता है, इसलिए उनमें उत्साह और प्रेरणा की सृष्टि होती है, मतलब वृद्धि होती है और वह उपक्रम के कार्यों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। विकेंद्रीकरण से विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इसमें हर कार्य की अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों में विविधता लाकर संस्था का विविधात्मक विस्तार सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इस व्यवस्था में हर विभाग के प्रबंधक को अपनी विभागीय समस्याओं को हल करने के लिए पहल लेकर निर्णय लेने का अवसर मिलता है। इससे उनमें उत्साह एवं प्रेरणा का संचार होता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग संबंधी मामलों में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हर विभागीय प्रबंधक को कार्य संपन्न करने के लिए अधिकार सौंपा जाता है, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से अपने विभाग से संबंधित समस्याओं के बारे में सोचना और डिसीजन लेना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसके प्रबंधकीय गुणों का विकास सहज होता है। विकेंद्रित संगठन संरचना धीरे धीरे योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति का स्रोत बन जाती है, जिससे उपक्रम का भविष्य उज्जवल हो जाता है। विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से कार्य का वितरण कराते हैं, इसलिए उसे स्वयं निर्णय में सुविधा रहती है। विकेंद्रीकरण में सर्वोच्च स्तर पर महाप्रबंधक रहता है, मध्य स्तर पर विभागीय प्रबंधक रहते हैं और निम्न स्तर पर पर्यवेक्षकों की व्यवस्था रहती है, जिसके कारण क्या होता है, समन्वय की क्रिया जो होती है सुविधापूर्वक संपन्न की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंटेशन, मतलब विभागीकरण। विभागीकरण से आशय किसी व्यावसायिक उपक्रम या उद्योग की कार्य की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण एवं विभाजन करना है। मतलब जब किसी औद्योगिक इकाई के कार्य को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न क्रिया समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्रिया समूह के लिए विशेष योग्यता एवं निपुणता प्राप्त प्रबंधक नियुक्त कर उस कार्य को संपादित कराया जाता है, तो वह विभागीकरण होता है, ताकि कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो और ये कार्य की उपक्रिया समूह में विभाजन ही विभागीकरण कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल, departmentalization is a process of the large monopolistic functional organization into smaller and flexible administrative unit। कुंटज एवं ओडोनेल कहते हैं कि विभागीकरण एक विशाल एकात्मक कार्यात्मक संगठन को छोटी छोटी और लोशील प्रशासकीय इकाइयों में बांटने की एक प्रक्रिया है। विलियम एफ क्लूप के अकॉर्डिंग की डिफाइन है इसकी विभागीकरण की कि संपूर्ण उपक्रम के कार्यों को विभाजित करने और कृत्यों के समूह को स्थापित करने में तरीके को ही विभागीकरण कहते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभागीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण व्यावसायिक इकाई के व्यक्तियों, विधियों और क्रियाओं को सुनिश्चित मापदंड एवं आधार के अनुसार भिन्न भिन्न उप इकाइयों में इस प्रकार से बांट दिया जाता है कि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति में वह अपना योगदान दे सके। इसका मतलब विभागीकरण में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ये किसी बड़े संगठन की क्रियाओं की छोटी छोटी इकाई और विभागों में बांटने की प्रक्रिया है। इसमें विभागों की रचना सामान्यतः क्षैतिज आधार पर होती है। इसका उद्देश्य उपक्रम के साधनों का प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्ण तरीके से प्रयोग होता है। इसमें समान क्रिया का समूहीकरण किया जाता है। समूहीकरण सामान्यतः मध्य प्रबंध के स्तर पर किया जाता है। विभागीकरण की आवश्यकता कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए, विशेष उत्पाद के उत्पादन में विकास के लिए, प्रबंध की क्षेत्रीय क्षमता में वृद्धि के लिए, विशेष प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है और इससे
उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलती है। ये उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है, कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करता है, बजट निर्माण में मदद करता है, ये कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है और विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही कुछ दोष हैं, इसमें कुशल प्रबंधन का अभाव रहता है, इसमें समन्वय में कठिनाई आती है, इसमें प्रशिक्षण की समस्या आती है, केंद्रीय क्रय नीति के लाभ से ये वंचित रहते हैं, कर्मचारियों की गतिशीलता में कमी आती है और विकेंद्रीकरण के दोष भी इसमें शामिल रहते हैं। मतलब विभागीकरण से विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे विकेंद्रीकरण जो विकेंद्रित संगठन संरचना के सारे दोष विभागीकरण के दोष माने जाते हैं। इससे प्रशासकीय व्यय में भी काफ़ी वृद्धि होती है। विभागीकरण के अंतर्गत संपूर्ण व्यावसायिक इकाई के व्यक्तियों, विधियों एवं क्रियाओं का बंटवारा किसी न किसी मापदंड या आधार पर किया जाता है। ये आधार मापदंड कार्य क्षेत्र, विधि और उत्पाद आदि होते हैं। कभी कभी साधन संख्या या ग्राहकों को भी आधार मानकर विभागीकरण किया जाता है, लेकिन किस आधार का प्रयोग किस व्यवसाय के लिए सूटेबल है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि व्यवसाय की परिस्थिति और प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसलिए विभागीकरण को निम्न प्रकार से बांटा गया है, जैसे संख्या के आधार पर, कार्य के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, कार्य क्षेत्र के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, ग्राहकों के आधार पर। संख्या के आधार पर विभागीकरण में क्या होता है कि जब किसी उपक्रम में श्रमिकों को निश्चित संख्या के आधार पर विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है और हर समूह एक अलग विभाग के रूप में जन्म लेता है, तो ये संख्या के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। और ये विभागीकरण अधिकतर उन उपक्रमों में अप्लाई होता है जहाँ अधिकतर मानवीय शक्ति का प्रयोग होता है। ये विभागीकरण का एक सबसे सरल तरीका है। इसमें विशिष्टीकरण के सिद्धांत का प्रयोग करके व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है और इससे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति बड़े ही सुगमतापूर्वक हो जाती है। साथ ही इसके कुछ दोष भी हैं। विभिन्न उपविभागों के बीच में समन्वय में कठिनाई आती है, विभिन्न व्यक्तियों के होने से नेत्र संबंधी कठिनाइयाँ बनी रहती हैं और ये जो प्रणाली है काफ़ी खर्चीली है। कार्य के आधार पर विभागीकरण की बात करें तो जब किसी संस्था की समस्त क्रियाओं का विभाजन कार्य के आधार पर किया जाता है और विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं तो उसे कार्य के अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। तो कार्य के अनुसार वर्गीकरण में जैसे हमने संचालक मंडल लिया, संचालक मंडल के नीचे मुख्य प्रबंधक, फिर मुख्य प्रबंधक को बांटा उत्पादन विभाग में, विपणन विभाग में, वित्तीय विभाग, सेवी वर्गीय विभाग, फिर इसमें विपणन विभाग के पार्ट कर दिए विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, बाजार शोध विभाग। तो इससे हमें कुछ लाभ भी होते हैं। इससे विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, मानवीय शक्ति का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है, श्रम एवं पूंजी के संबंध मधुर होते हैं, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है। कार्य के आधार पर भी जो विभागीकरण है उसके कुछ दोष हैं। इसमें व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में देरी हो जाती है, आवश्यकता से अधिक केंद्रीकरण की संभावना बनी रहती है, विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव रहता है, एक ही उपक्रम द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में ये प्रणाली सही नहीं रहती। अब बात करते हैं उत्पादन के आधार पर विभागीकरण। जब व्यवसाय की सभी क्रियाएं, व्यक्तियों और विधियों का विभाजन वस्तु के आधार पर किया जाता है और हर वस्तु से संबंधित क्रियाओं के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं तो उसे उत्पादन के आधार पर विभागीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल बनाने वाली कंपनी को उनके उत्पादों के आधार पर अनेक विभागों में बांट दें, जैसे हैंडल विभाग, सीट विभाग, फ्रेम विभाग, रिम विभाग, टायर ट्यूब विभाग, असेंबलिंग विभाग आदि में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार के विभागीकरण को हम उत्पादन के आधार पर विभागीकरण कहते हैं। इसमें संचालक मंडल से नीचे महाप्रबंधक होते हैं और फिर महाप्रबंधक के बाद जैसे हमने साइकिल के एग्जाम्पल पे लिया हैंडल विभाग, सीट विभाग, फ्रेम विभाग, रिम विभाग, टायर ट्यूब विभाग, असेंबलिंग विभाग, तो इस तरीके से इसको बांट देते हैं। तो उत्पादन के आधार पर जो विभागीकरण होता है उससे श्रम विभाजन से पूंजी की उत्पादकता बढ़ जाती है, विभिन्न कार्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है और उन पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है, विशिष्ट ज्ञान, कुशलता आदि का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया जा सकता है, मध्य स्तरीय प्रबंध को भी निर्णय का अवसर प्राप्त होता है। इस विभागीकरण के कुछ दोष भी हैं। प्रभावशाली जो समन्वय है उसकी समस्या बनी रहती है, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग मितव्यता से नहीं हो पाता, क्रियाओं की पुनरावृत्ति होने से प्रबंध के व्यय में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। कार्य क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण में क्रियाओं और व्यक्तियों का विभागीकरण स्थान या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए सभी क्रियाओं को एक विशेष विभाग के
सुपुर्द कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण क्रियाओं के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। इस प्रकार का विभागीकरण केवल उन संस्थाओं के लिए सूटेबल होता है जहां भौगोलिक कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। इसमें संचालक मंडल के नीचे मुख्य प्रबंधक के नीचे जैसे उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन हमने जोन में बांट दिया। फिर उत्तरी जोन में उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग, सेवी विभाग। उसके बाद हम दक्षिणी जोन में बांट सकते हैं कि उत्पादन विभाग, विपणन, वित्तीय, सेवी वर्गीय, ऐसे पूर्वी जोन में और इसी प्रकार से पश्चिमी जोन में। तो देखिएगा कार्य क्षेत्र के आधार पर जो विभागीकरण किया जाता है उसके निम्न लाभ है। जैसे संस्था को स्थानीय और क्षेत्रीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है, प्रबंधक को स्वयं ही प्रशिक्षण प्राप्त होता रहता है, संस्था अपने कार्य को प्रभावशाली ढंग से कर सकती है, यातायात व्यय एवं अन्य व्ययों में कमी लाई जा सकती है। इस विभागीकरण के कुछ दोष भी हैं। हर क्षेत्र के अलग अलग अधिकारी नियुक्त होने से इसमें व्यय में वृद्धि हो जाती है, प्रभावशाली सहयोग नियंत्रण का अभाव रहता है, क्रियाओं के दोहरापन का भय बना रहता है। सभी औद्योगिक संस्थाओं के लिए विभागीकरण उचित नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया के आधार पर विभागीकरण। देखिए, व्यावसायिक संस्थाओं में उत्पादन कार्य अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर किए गए विभागीकरण की प्रक्रिया को जो विभागीकरण है उसको हम प्रक्रिया के आधार पर विभागीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कपड़ा मिल में उत्पादन प्रक्रिया जैसे पहले सूत की कताई होती है, फिर कपड़े की बुनाई होती है, फिर कपड़े की रंगाई होती है, फिर प्रेस होती है, उसमें फिर पैकिंग है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहले संचालक मंडल होता है, उसके नीचे मुख्य प्रबंधक होते हैं, फिर कताई विभाग, बुनाई विभाग, रंगाई विभाग, पैकिंग विभाग। इस प्रकार से हम इसमें विभाग कर देते हैं। तो इसके कुछ लाभ हैं। संसाधनों का कुशलतम एवं श्रेष्ठ उपयोग हो जाता है, विभिन्न क्रियाओं पर समान एवं पूर्ण ध्यान दिया जाता है, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही इसके कुछ दोष हैं। उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण व्यय में वृद्धि हो जाती है। इस प्रणाली में विभिन्न श्रम समस्याओं का जन्म होता है। विभिन्न विधियों के प्रबंधकों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्राहकों के आधार पर विभागीकरण। तो देखिए, जब किसी संस्था की क्रियाओं का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के आधार पर किया जाता है तो उसे ग्राहकों के आधार पर विभागीकरण कहते हैं। इस प्रकार का विभागीकरण वितरक संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के विक्रय विभाग के अनुभाग जैसे कि थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, प्रत्यक्ष क्रेता बनाए जा सकते हैं। ग्राहकों के आधार पर विभागीकरण में संचालक मंडल से नीचे अध्यक्ष मतलब प्रबंध संचालक से नीचे विभाग में विक्रय प्रबंध और विक्रय प्रबंध के 2 पार्ट कर दिए, आंतरिक विभाग, निर्यात विभाग। आंतरिक विभाग में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी विभाग, प्रत्यक्ष क्रेता विभाग और निर्यात में डॉलर क्रेता विभाग और रुपया क्रेता विभाग। तो देखिए, इस विभागीकरण से भी निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमतापूर्वक हो जाती है। संस्था में ग्राहकों को आकर्षित करके बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। विशिष्टीकरण का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस विभागीकरण के कुछ दोष भी हैं। एक ही वस्तु विभिन्न ग्राहक वर्गों को विभिन्न मूल्य पर मिलती है। मंदी काल में कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाता। कर्मचारियों द्वारा एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से उसमें बोरिंग पैदा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।